हेलो दोस्तों। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी को देखेंगे जिसका नाम है द बेगर। ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एंटोन चेखव इस रशियन ऑथर ने लिखी है और ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है और आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी जैसे मुझे पसंद आई थी। इस स्टोरी में एक मोरल देने की कोशिश की गई है, कुछ बताने की कोशिश की गई है और जब ये स्टोरी खत्म होगी इस मोरल को समझने की कोशिश हम करेंगे। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो स्कर्जाव, दूसरा जो कैरेक्टर है वो है लश्का और जो थर्ड कैरेक्टर होगा वो होगा उल्गा। ये 3 कैरेक्टर के इर्द गिर्द में इस स्टोरी को घुमाया गया है। ये स्टोरी घूमेगी, लेकिन इस स्टोरी में सबसे मेन जो कैरेक्टर होगा वो हमारा होगा लश्का। इस स्टोरी को थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर लिखा गया है। दोस्तों, किसी भी स्टोरी को या फिर स्टोरी को, कादम्बरी को या फिर नोवेल को 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर, या फिर थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर। क्या होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक? फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक मतलब ये कि जब आप आई या फिर वी इस वर्ड का यूज कर किसी स्टोरी को, किसी शॉर्ट स्टोरी को, किसी नोवेल को लिखते हो तब हम कहते हैं कि उस स्टोरी को फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर लिखा गया है। सेकेंड नरेशन टेक्निक मतलब क्या कि जब आप यू इस वर्ड का यूज कर उस स्टोरी को या फिर उस शॉर्ट स्टोरी को या फिर उस नोवेल को लिखने की कोशिश करते हो तो हम उसे कहते हैं कि इस स्टोरी को, इस शॉर्ट स्टोरी को या फिर इस नोवेल को सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर लिखा गया है। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक मतलब क्या कि जब आप किसी स्टोरी को ही, शी, इट या फिर कोई अलग नामों से, अलग नामों का यूज कर लिखते हो तो हम उसे कहते हैं कि वो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर लिखा है। एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू का नरेशन टेक्निक का यूज करना मतलब आई और वी का यूज करके लिखना। वो कब करते हैं? जब हम खुद के बारे में, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फर्क है। जब मेरे बारे में कोई और लिखेगा तो हम उसे कहेंगे उसने मेरी बायोग्राफी लिखी। लेकिन मैं खुद, मेरे खुद के बारे में कुछ लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि मैंने तो अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। जब इस तरह की ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, खुद के बारे में बयान किया जाता है, तो हम आई या फिर वी का यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज करके लिखी गई है और हर ऑटोबायोग्राफी ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर लिखी जाती है। अब ये सेकेंड नरेशन टेक्निक मतलब क्या कि वहां पर क्या होता है कि आप यू इस वर्ड का यूज करते हो, यू यानी तू या फिर आप, इस तरह के वर्ड का यूज कर उस स्टोरी को लिखा जाता है। इस तरह की स्टोरी लिखने का एक ही रीजन होता है कि ये आपको महसूस कराया जाए कि ये जो भी स्टोरी है वो आपके ऊपर बेस्ड है। ये स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर हैं वो आपकी असल जिंदगी से कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं या फिर जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। जो भी इस स्टोरी में हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, ऐसा फीलिंग को लाना। मतलब क्या है कि आपको उस स्टोरी में एक्टिवेट करके लेना। ये इसका थोड़ा सा क्या होता है कि एक मोटिवेशन होता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक मतलब क्या कि आप मोस्टली जितनी भी स्टोरी सुनते हो, नोवेल सुनते हो, ये मोस्टली थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज करके ही लिखा जाता है। क्या होता है इसमें? तो आप ही, शी या फिर इट इस वर्ड का यूज कर इस स्टोरी को लिखते हो या फिर कोई अलग अलग नाम का यूज कर आप लिखते हो। जैसे कि आपने कहा कि वहां पर एक रमेश था, रमेश के साथ एक संदेश था, संदेश और रमेश फिर जंगल गए। आप इस तरह की स्टोरी सुनते हो कि जहां पर नामों का यूज किया जाता है या फिर वो फिर या फिर ही या फिर शी का यूज किया जाता है। तो इस तरह के जब वर्ड का यूज कर कोई स्टोरी को लिखा जाता है तो हम उसे कहते हैं कि थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर उस स्टोरी को या फिर उस शॉर्ट स्टोरी को या फिर उस नोवेल को लिखा गया है। ठीक है। इतनी सिंपल सी बात दिमाग में रख दो। तो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक का यूज कर इस स्टोरी को लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नामों का यूज कर लिखा गया है कि जो आपको आप नहीं जानते। ठीक है। जैसे कि वहां पर स्कर्जाव है या फिर लश्काव है या फिर ओल्गा है, वो उनके बीच में का जो भी इंटरेक्शन है उस स्टोरी में बताया गया है उनका नाम लेकर। ठीक है। ठीक, हम अभी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टोरी की शुरुआत होती है तो वहां पर एक बेगर है, एक भिखारी है जो कि क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है एक इलाके में। ठीक है। तो इस तरह से स्टोरी की ओपनिंग होती है। यहाँ पर देखो आगे क्या होता है। दया कीजिए सर,
एक भूखे का ख्याल रखना अच्छी बात है। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। मेरे पास तो 5 कोपेक भी नहीं है, वहां की करेंसी होगी। मेरे पास 5 कोपेक भी नहीं है कि जिसके सहारे मैं कहीं पर जाकर रहने की मेरी सुविधा करूं, सोए करूं, मेरा इंतजाम कर पाऊं मैं सोने का। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं एक जगह में एक स्कूल टीचर था 5 साल से, एक स्कूल में एक टीचर था 5 साल से, लेकिन जो भी मेरे कलीग थे उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स के जरिए से मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी जॉब चली गई। और 1 साल हुआ है, और 1 साल हुआ है कि मैं अभी तक बाहर ही भटक रहा हूं। आगे क्या देगा। अब क्या हुआ कि जहां पर ये भिखारी है भीख मांग रहा है, उसी इलाके से एक स्कर्जो नाम का एक लॉयर गुजरा था। उसने उस भिखारी की तरफ देखा, उसके आंख पे एक ब्लू कलर का कोट था जो कि फटा हुआ था। उसने उसकी आंखें देखी, उसका चेहरा देखा जो कि कीचड़ से या फिर मिट्टी से क्या हो गया, गंदा हो चुका था। और जब उसने उसके गालों की तरफ देखा तो पूरे गाल पूरे उसके लाल हो चुके थे। मतलब क्या, ठंड की वजह से, शायद सर्दी की वजह से। और जब उसने देखा तो ऐसा लगा कि वो उसने उसे कहीं पर तो देखा है, जाना पहचान सा लगा। अब ये जो स्कर्जा है उसे ध्यान से देखने लगा वो क्या कह रहा है। ये बेगर ये लोगों से कहता है आगे कि मुझे एक कालुगा प्रोविंस जो है वहाँ का कोई प्रोविंस होगा, तो वहाँ पर एक जॉब लगी है। अब मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन मेरे पास खिसे में एक बूटी कोड़ी नहीं, पैसे ही नहीं। और मेरी हालत इसलिए ऐसी हो गई है कि आपको मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। मैं क्या है, नसीब का मारा घूम रहा हूँ यहाँ से वहाँ, और मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे शर्म आ रही खुद को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपसे पैसे मांगने के लिए, लेकिन क्या करूँ, अब मेरे दिन ही ऐसे चल रहे हैं। आगे तो क्या कहता हूँ, ये स्कर्जो उसे इस भिखारी को, इस बेगर को जरा ध्यान से देखने लग गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने उसे देखा है, कहीं ना कहीं ये पहले भी मेरे नज़र के सामने आया है। अब वो घूर के जब उसे देख रहा था तो उसकी नज़र उसके पैरों के पास चली गई। उसके पैरों में गोलोशियस थे। गोलोशियस यानी क्या कि जब आप यहाँ पर इंडिया में क्या करते हो, किसी बिगारी को देखते हो जो काम करता है मिस्त्री का वगैरह, तो आपने उसके पैरों में क्या देखा होगा, बड़े से बूट देखे होंगे थोड़े से लंबे से। अब वो उसी तरह के बूट नहीं होते वहाँ पर रशिया में, बल्कि ठंडी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए क्या हो जाए कि एक बड़े से शूज़ पहने जाते हैं। तो उसी तरह के शूज़ उसने पहने हुए थे उस भिखारी ने, उस बेकर ने। और वो उस शूज़ की तरफ ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि एक जो शूज़ है उसका, जो गोलोशियस है, वो इतना फटा हुआ है ऊपर से, आधा कट गया है कि एक साइड में जो उसका गोलोशियस है वो बूट की तरह दिख रहा है, कट कर एकदम बूट की जैसा हो गया, छोटा सा दिख रहा है। और दूसरे पैर में वो उतना ही बड़ा है लेकिन थोड़ा सा फटा हुआ है। अब इस हालत को देखकर उसे अचानक से याद आता है कि उसने उसे कहाँ देखा था। और जब उसे याद आता है कि उसने कहाँ देखा, तो वो उसे आवाज़ देता है, सुनो मैंने तुम्हें कल देखा था, हम कल मिले थे सैडोवे स्ट्रीट के पास। और तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक बात कही थी, तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें क्या गया है, एक स्कूल से निकाला गया, याद है? तुमने ये नहीं कहा था कल कि तुम एक टीचर हो, बल्कि तुमने ये कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें बाहर निकाला गया है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया, याद है कुछ? देखो आगे क्या कहता है। जस कट जाओ उस भिखारी को याद दिलाने की कोशिश करता है तो वो भिखारी डर जाता है, वो बेकार डर जाता है और वो हकलाने लगता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, वो आदमी मैं नहीं हूं, तुम कोई गलती कर रहे हो। मुझे लगता है कि जिस आदमी से तुम मिले थे वो कोई और था। मैं तो स्कूल मास्टर ही हूँ, मैं तो टीचर ही हूँ। अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है, तुम्हें कोई भी डाउट है, अगर तुम्हें मुझ पे कोई भरोसा नहीं है, तो जो भी डॉक्यूमेंट है मैं तुम्हें दिखा दूंगा, फिर यकीन कर लेना। आगे तो क्या कहता है, स्कर्जो आगे बोलता है, अब ये झूठ बोलना बंद कर दो, अब ये झूठ बोलना बंद कर दो।
मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुमने मुझे कल कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें निकाला गया है, याद आया? अब ये जो स्कर्ट्सअप है उसका जो चेहरा था वो चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि ये मान नहीं रहा था, जो बेगर है वो मान नहीं रहा है कि वही वो आदमी है जो कल इससे मिला था, उसने उससे झूठ बोलकर उससे पैसे हटे थे। अब वो जो स्कर्ट्सअप है वो गुस्से से भर जाता है, उसका गुस्सा चेहरे पे आ जाता है और वो उसको चिल्लाने लग जाता है कि तुम, मुझे पता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा हक नहीं है कि तुम लोगों को झूठ बोलकर उनसे पैसे हटो, लोगों को झूठ बोलकर उनको चूना लगाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। इस काम के लिए मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, पुलिस को हैंड ओवर भी कर सकता हूँ, इस काम के लिए मैं तुम्हें जेल भी डाल सकता हूँ। अब इसलिए ये झूठ बोलना बंद कर दो। आगे दो क्या कहता है। अब ये जो बेगर है उसको ये पक्का पता चल गया था कि अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसने मुझे अच्छे से पहचान लिया कि मैं वही आदमी, इसने मुझे अब रंगे हाथों पकड़ लिया है। लेकिन वो तभी भी उम्मीद रख रहा था कि कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाए, कहीं से कहीं मैं निकलने का मुझे रास्ता मिल जाए और मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। वो बार बार कहता रहा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम कल मिले थे, मैं तो वही स्कूल मास्टर हूँ। और वो बार बार उसे कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, मैं कागज दिखा सकता हूँ, लेकिन वो मानने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि वो अब वो डर गया था। लेकिन जब ये बार बार डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था, बार बार कागज दिखाने की बात कर रहा था, तो स्कॉटजाओ को और गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि तुम पर कौन भरोसा करेगा, तुम इतने नीचे के लेवल पर जाकर लोगों से भीख मांग सकते हो, इतने नीचे के लेवल पे जाकर लोगों को झूठ बोल सकते हो, स्कूल मास्टर का नाम लेकर, एक स्टूडेंट का नाम लेकर, तुम तो लोगों के भावनाओं से खेल रहे हो। देखो आगे क्या कहता हूं। और ये बहुत गंदी बात है कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरों का फायदा उठा रहे हो। अब स्कॉट जो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे चिल्लाने लग जाता है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह लग रहा था कि कल जो मैंने आदमी को मदद की थी, एक गरीब आदमी समझकर, एक भोला सीधा साधा आदमी समझकर, उसने मुझे फंसा दिया, उसने मुझे फंसा कर झूठ बोलकर मेरे से पैसे हटे, और कहीं ना कहीं उसका ईगो वहां पर हट हो गया था। देखो आगे क्या कहता है। अब वो चिल्ला रहा था, वो बार बार क्या कर रहा था, मना कर रहा था, वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन स्कॉटजो ने उसे इतना कुछ बोला, फिर आखिर में वो जो बेगर है उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखा और वो कहने लग गया कि हाँ सर, मैं झूठ बोल रहा था, ना ही मैं एक स्कूल मास्टर हूँ और ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो आपको झूठ बोलकर पैसे हटने की कोशिश कर रहा था, मैं लोगों को झूठ बोलकर पैसे हटने की कोशिश कर रहा था। देखो आगे क्या कहता हूँ। देखो वो क्या कहता है आगे, आगे कहता है कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं ना ही स्टूडेंट हूँ ना ही मैं स्कूल मास्टर हूँ, बल्कि मैं एक्चुअल में क्या था, एक रशियन क्वाइस्टर था, मतलब गाने बजाने वाला था। लेकिन मेरी जो गंदी आदत है उसकी वजह से मुझे उन्होंने निकाल दिया अपने बैंड में से, फिर अपने क्वाइस्टर में से। क्या, क्यों निकाला, तो बल्कि इसकी वजह ये थी कि वो जो बेगर है उसे पीने की बहुत आदत थी, वो ड्रंकन था, और इसकी इस आदत की वजह से क्या कर दिया, उसके जो मेंबर थे उन्होंने उसे निकाल दिया। अब वो कहता है कि अगर सोचो, अगर मैं ये बात किसी और को बता दूं, ये कहूं कि मुझे किसकी वजह से निकाला गया, तो मुझे शराब की आदत की वजह से निकाल दिया गया, तो कोई मुझे काम देगा? नहीं देगा। और ना ही मेरी आदत छूट रही, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे ऐसे भीख मांगनी पड़ती है, मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ता है। अगर लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे तो लोग मुझे पैसे नहीं देंगे, सच्चाई बताएंगे तो मुझे क्या कर देंगे, मुझे बाहर का रास्ता दिखा देंगे, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। वो आगे कहता है कि अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए सर, ऐसा कोई देगा मुझे काम? तो वो कहता है कि क्या करूं, तो शर्म आती बोलने के लिए, क्या करूं, काम कर, मेहनत कर, तो तुझे लोग पैसे देंगे। ऐसे भीख मांग के लोगों से पैसे लेना, झूठ बोलकर लोगों को पैसे लेना, ये गलत है। देखो आगे कहता है, काम, हाँ मुझे भी पता है कि काम करने से पैसे आएंगे मेरे मनोरंजन के लिए, काम कौन देगा इस शराबी को, मुझे कोई देगा काम? नहीं देगा, यही तो मजबूरी है, इसलिए तो भीख मांग रहा हूं, और आप बताओ कि काम करो। देखो आगे कहता है, अरे कमकल आदमी, तो काम कहाँ मिलेगा ये कहता है,
अरे तू इतना यंग है, नौजवान है, तेरे हाथ इतने मजबूत है, तेरे पैर मजबूत हैं, तू मजबूत है, तुझे काम कौन नहीं देगा? अगर तेरे दिल में ये बात है कि मुझे काम करना है तो काम कहीं पर भी मिल जाएगा, पहले ढूंढ तो सही, दिल के अंदर वो बात को ला तो सही, तो काम मिल जाएगा। देखो आगे क्या कहता है। अभी इस कर्जों से बहुत सारे काम बताने लगा कि तू ये कर सकता है, तू बिलाड़ का काम कर सकता है, तू कहीं पर लेबर का काम कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो हर काम को रीजन देकर क्या करने का ठुकराने लग गया। ये शराब, मैं ये काम कैसे कर लूंगा, मेरे हाथ में आंग में तो ताकत ही नहीं है। ठीक है, तुम कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन तुमने तुम्हारी हालत को खुद ही खराब कर लिया है। तुम्हारे शरीर में सिर्फ दारू भरी हुई है और तुम क्या हो, एक आलसी आदमी हो। तुम इस कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकले ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ आराम चाहिए था, इसलिए तुम कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया और कर नहीं पाओगे जब तक कि तुम्हारे दिल में वो इच्छा ना आएगी। उसका जो अब अलग अलग काम बताने लगे उसको। तुम कहीं पर भी काम कर सकते थे, तुम कहीं रशियन ऑफिस में जाकर काम कर सकते थे, या फिर तुम बिलाड़ मारकर काम कर सकते थे, या फिर तुम क्या कर सकते थे, कोई लेबर का काम कर सकते थे, कुछ भी काम कर सकते थे, लेकिन काम तुम्हें मिलता ही था। लेकिन तुम्हारे दिल में कोई इच्छा ही नहीं थी, तो तुम्हें काम कैसे मिलेगा? अब वो हर एक बात को गिनाने लग गया कि मैं कैसे किसी दुकान का काम कर सकता हूँ या फिर बिजनेस का काम कर सकता हूँ, क्योंकि उस काम के लिए तो बचपन से ट्रेन होना पड़ता है, और मैंने तो कभी बचपन से काम ही नहीं किया, तो मैं तो ऑफिस का काम नहीं कर सकता। और रहा बात लेबर की, मेरे हालत देखो, मैं लेबर का काम करने लगता हूँ, मेरे हालत में वो आग में वो ताकत ही नहीं है, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? वो रीजन देने लगे और उसके पीछे और उसे गुस्सा आ गया स्कर्जो को। देखो आगे क्या कहता है वो। अब वो बार बार रीजन दे रहे, तो उससे पूछता है क्या तुम लकड़ी तोड़ने काम कर सकते हो, वुड चॉपर का? तो वो कहता है वुड चॉपर का क्यों, बाकी के जो वुड चॉपर हैं, जो पेड़ काटने वाले हैं, लकड़ी तोड़ने वाले हैं, वो कहीं पर गए हैं? वो रीजन ऐसे देता है, उसे और गुस्सा आता है स्कर्जो को। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी बोलो ना, तुम्हें कुछ भी काम बोलो ना, दू ना, तो तुम क्या करते हो कि उसका रीजन दे देते हो। ये कौन देगा, ये काम कौन देगा मुझे, यहाँ पर कौन रखेगा मुझे, लकड़ी को काटने के लिए कौन देगा मुझे, तो मैं देता हूँ, चलो काम करोगे? देखो आगे क्या कहता है। अब स्कर्जाव इतना कुछ कह देता है उस बेगर को कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, और उसे क्या करता है, वो हाँ कर देता है। लेकिन असल में उसके दिल में ना था, उसकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो उसके घर पर जाकर लकड़ियां काटे। वो मेहनत का काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी वैसी हालत नहीं थी। लेकिन मजबूरी में आकर उसे हाँ कहना पड़ा, क्योंकि स्कर्जव ने इतना उसे सुनाया था, इतना सब कुछ उसने बोला था कि अगर अब वो ना बोलता तो फिर शायद उसे और सुनना पड़ता। इसलिए उसने मजबूरी में आकर उसे हाँ कर दिया। उसने स्कर्जव ने क्या किया, उस बेगर को बुला दिया सामने, और जब वो आया तो स्कर्जव अपने जो किचन में जो मेड है, जो काम करने वाली औरत है, उसको आवाज़ देता है। ओल्गा उसका नाम है। वो ओल्गा को आवाज़ देता है, और ओल्गा को आवाज़ देकर वो कहता है कि इन जेंटलमैन को, इन साहब को अपने शेड में लेके जाइए और उनको कुछ लकड़ियां दीजिए काटने के लिए। अब ये बेगर को काम बोलकर, ये मेड को उसे अपने शेड की तरफ लेके जाने के लिए कहकर, ये स्कर्जव क्या करता है, अपने डाइनिंग रूम में चला जाता है, जहाँ पर एक खिड़की है। और वो खिड़की से क्या कर रहा है, उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये जो बेगर है वो काम कर रहा है। उस खिड़की से हर एक चीज दिखती थी। अब वो जहां पर खिड़की पर आया तो उसने देखा कि वहां से क्या हो रहा है कि जो बेगर है और जो ओल्गा है, वो क्या कर रहे हैं, वहां पर यार्ड में आ रहे हैं। और यार्ड पूरी कैसी भरी है, पूरी बर्फ से भरी है। और वो सब बर्फ के इलाके में वहां पर एक शेड है कि जहां पर क्या है, अंदर लकड़ियां रखी हुई है। अब वो ओल्गा उसे कुछ कहते हुए आगे है, और वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, उसे सुना रही हो, उसे गालियां दे रही हो। क्यों? क्योंकि उसकी हालत देखकर। क्यों? क्योंकि उसने दारू पी रखी इसलिए। और वो उस शेड की तरफ जाती है, उसका दरवाजा खोलती है और जोर से उसे पटक देती है। क्या रीजन है? क्योंकि उसे उसको देखकर, उसकी हालत देखकर उसे गुस्सा। अब स्कर्जो सोचने लग गया कि इसे ऐसा क्या हो गया, इसे इतना क्यों गुस्सा रहा है ऐसे। फिर उसे शायद लगा कि शायद मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया, शायद वो कॉफ़ी वगैरह पीती होगी, अपना टाइम को एंजॉय करती होगी, और मैंने उसे काम बोल दिया, और इसलिए मेरा जो गुस्सा है वो उसके ऊपर निकल दिया, ऐसा उसे लग गया। ठीक। उसने देखा कि बेगर क्या कर रहा है, वो एक टेबल के पास बैठ गया। और जब वो बेगर बैठा था तो उसने एक चीज़ नोटिस की स्कर्जो ने इसकी तरफ देखकर,
उसने देखा कि वहां तो एक टीचर बैठा है, उसने देखा कि वहां पर वो तो एक स्टूडेंट बैठा है, मतलब जो उसके बहाने वो सुनता था, वो जो मुंह से उसके बोलता था कि मैं एक वक्त में स्कूल टीचर था, मैं एक वक्त में स्टूडेंट था और फला फला चीज़ों की वजह से मैं इस हालत में हूँ, वो दोनों किरदार उसने उस वक्त उसके इसमें देखे कि वो एक टीचर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह क्या कर रहा है, वो काम की तरफ देखा है अपने कोहनी को, कि अपने हाथों को अपने छुट्टी के ऊपर रखकर। अब जब ये ओल्गा देखती है कि ये बेगर क्या कर रहा है, नीचे आराम से बैठा, तो क्या करती है, एक जो एक्स है, एक जो कुल्हाड़ी है, वो क्या करती है उसके पास फेंक देती है और क्या करती है, जोर से नीचे जमीन के ऊपर थूक देती है गुस्से से, और उसे उठने के लिए कहती है, काम करने के लिए कहती है, और कहती है कि ऐसे बैठो मत, मेरा मुंह मत ताको सिर्फ। और ये डर के मारे में क्या करता है, उठ जाता है, उठता है वहां से और उस कुल्हाड़ी को अपने नजदीक में लेकर, जो वहां पर लकड़ी का जो टुकड़ा था वो उसे उसके पास जाता है, उसे उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। वो बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, वो गिर रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी हालत एकदम ऐसी है कि उसे खुद संभल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने दारू पी है और वो बार बार नीचे गिराता है। वो हथौड़ी को इस तरह से पकड़ रहा है कि जैसे कि उसे डर लग रहा है कि कहीं मेरे हाथ ना कट जाए, मेरे उंगलियां ना कट जाए, मेरे पैर पे ना ये नीचे कुल्हाड़ी गिर जाए। और ये डर डर के क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसलिए वो बार बार उस लकड़ी के टने को नीचे गिरा रहा है, वो लॉग जो है लकड़ी का उसे नीचे बार बार गिरा रहा है। अब ये सब स्कर्ट्सॉफ देख रहा था और कहीं ना कहीं उसका गुस्सा अब चला गया कुछ वक्त के बाद में, और उसे ऐसा लगने लगा शायद मैंने गलती कर दी उसे यहाँ पर बुलाकर, शायद मैंने गलती कर दी उसे इस काम को देकर, क्योंकि ये जो आदमी है इसकी हालत ऐसे नहीं थी कि मैं ऐसे ऐसे काम दे दूं। ये क्या है, पूरी तरह से पिया हुआ है, उसे खुद को संभालने नहीं आ रहा है और मैंने ऐसे काम कर दिया, उसे ऐसा बुरा लगने लग गया अंदर से। लेकिन फिर वो सोचने लग गया शायद यही सही है, इस तरह से वो काम करना शुरू करेगा, मेहनत करेगा। अगर मैं आज डांटूंगा, आज उसे कहूंगा, सुनाऊंगा, उसे ये काम करने के लिए कहूंगा, तो शायद ये सुधर जाएगा। और ऐसे सोचकर वो चला जाता है। और घंटे भर के बाद ओल्गा आती है स्कर्जाव के पास और कहती है कि सारे लकड़ी क्या है, कट चुके हैं, कट गए। अब ये सुनकर थोड़ा स्कर्जाव शॉक हो गया कि ये से अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ समझ नहीं रहा था काम करने के लिए, और इसने पूरी लकड़ियां काट दी, और इसे अब लगने लगा है कि शायद मैंने सही किया। उसने ओल्गा को कहा कि देखो ये हाफ रूबल है, रूबल वहां की करेंसी की, रशिया की, ये हाफ रूबल है, उसे उसे इसे उसे दे दो, और उसे कहो कि अगर उसकी इच्छा है मेहनत करने की तो हर महीने के 1 तारीख को आकर यहाँ पर काम कर सकता है, उसके लिए हर महीने के 1 तारीख को काम रहेगा, मैं उसे काम दूंगा। ऐसा कहकर वो ओल्गा को भेज देता है। और इस तरह वो जो बेगर है वो हर महीने के 1 तारीख को आने लगा, और हर महीने के 1 तारीखों से हाफ रूबल दिया जाने लगा। कभी वो जब 1 तारीख को आता तो उसके लिए लकड़ियां काटने के लिए देती, कभी वो 1 तारीख के लिए आता तो वहां पर कुछ उसके लिए अलग तरह के काम होते थे, जैसे कि स्नो को एक जगह से दूसरी जगह डालना, स्नो को साफ करना, बर्फ को अलग करना, या फिर शेड को साफ करना। ऐसे अलग अलग तरह के काम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि उसे कुछ अर्निंग हो, तो उससे कुछ कमा पाए और खुद को सस्टेन कर पाए। और इस काम के लिए उसे कभी हाफ रूबल मिलते हैं, कभी 30 या 40 कोपेक मिल जाते हैं, उसे कुछ ना कुछ तो मिलता है जिससे कि वो खुद को सस्टेन कर पाए। और एक बार तो क्या हुआ कि उसे उस मालिक के स्कर्जॉफ की क्या मिली, ट्राउजर भी मिली, उसे पहनने के लिए दे दिया गया, आप इसे इस्तेमाल करो इस तरह। और इस तरह से ऐसे इसके दिन चलते रहे। लेकिन एक वक्त आया कि जब स्कर्जॉफ क्या कर रहा था, अपना घर को शिफ्ट कर रहा था, और उस वक्त क्या किया, उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया शिफ्टिंग की मदद के लिए, और उसने इस बेघरों को वहां पर बुलाया, वो कि वहां पर उसे मदद कर पाए। अब यहाँ पर ये बेघर आकर उसकी मदद करने लगा, कभी फर्नीचर उठाना हो या फिर मैट्रेसेस उठाने हो, यहाँ से वहां लेके जाना हो तो करने लगा। और लेकिन करते वक्त क्या है, वो यहाँ से वहां से वहां, मतलब अनस्टेबल था, मतलब खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन कर कर रहा था, कोशिश कर रहा था करने की। और जब इसकी हालत लोग देख रहे थे, काम करने वाले दूसरे, तो उसके ऊपर वो हंस रहे थे उसकी हालत देखकर। आखिर में क्या है कि
स्कर्जो ने उसे देखा, वो ठंड के मारे कांप रहा था, थरथरा रहा था, कांप रहा था, और उसको देखकर वो खुश हो गया स्कर्जो। उसने कहा कि देख लो, ये तुम्हारे 1 रूबल तुम्हारे मेहनत के। वो उसे नाम पूछा, उसने स्कर्जो ने पहली मर्तबा इस पूरे स्टोरी में उसने उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कहा उसने कि लश्कव। और लश्कव कहने के बाद उसने कहा कि तुम कुछ लिख पाते हो, तुम्हें लिखना वगैरह आता है, क्योंकि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मेरी बातों को माना। मैंने तुम्हें कहा कि हर महीने के 1 तारीख को आना, तुम आते गए, काम करते गए, तुमने मेहनत को कभी ना नहीं बोला। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी बातों का तुम पर गहरा असर हुआ है, और अब ये काम तुम्हें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा काम ढूंढूंगा, पढ़ने का, लिखने का। सिर्फ वहाँ पर लिखाई कर पाओगे, ज़्यादा तुम्हें ऐसे गंदे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लश्कव ने कहा कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ। तो स्कर्जो ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, एक काम करता हूँ, मेरा एक कलीग है, मैं उसके पास एक लेटर भेजता हूँ, तुम भी वहाँ पर चले जाना, उसके पास कुछ लिखने का, कॉपी करने का काम रहेगा, वो तुम कर लेना। लेकिन याद रखना कि जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ पर पीना मत, बिल्कुल मन लगा के काम करना। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अच्छी तरह से काम करोगे। और इतना कहकर स्कर्जो से क्या करते, गुड बाय करता है, वो वहाँ से चला जाता है। स्कर्जो दिल के अंदर बहुत खुश था। उसे ये लग रहा था कि मैंने एक बिगड़ेल आदमी को सुधार दिया, एक रास्ता भटके हुए आदमी को रास्ते पे ला दिया। वो इतना खुश हुआ कि जाते वक्त उसे विदाई बहुत अच्छी तरह से दिया, उसके हाथ मिलाए गए, उसने उसके लश्करों के हाथ मिलाए और उसके पीठ थपथपाई, और वहां पर उसने गुड बाय कर वो चला गया। और लश्करो ने क्या किया कि उस लेटर को लेकर वो चला गया, और बाद में कभी नहीं आया, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं जिसके पास वो आए, और यहाँ से वो दोनों अलग हो गए। 2 साल गुजर गए, और ये स्कर्जो क्या कर रहा है, एक यहाँ पर एक थिएटर के पास रुका है लाइन में टिकट लेने के लिए। और वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है, थोड़ी हाइट कम है उसकी, एक शायबी स्किन जैसा उसका कॉलर है, और एक भरी हुई कैप है, जहाँ पर रशियन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो ठंड के लिए यूज़ होती है, भरी हुई कैप रहती है बड़ी सी। और उसे देखकर वो पहचान गया, अरे लश्करो तुम। उस आदमी ने, जो क्लर्क है, उससे टिकट मांगा और उसे उसे कुछ उसने कोपेक्स दी। इस कर्जाओं ने उस आदमी को पहचान लिया, अरे लश्करो तुम। वो आदमी कौन था, तो उसका जो वुड चॉपर था, लकड़ी काटने वाला आदमी, मतलब क्या, वो बेगर, भिखारी, वो लश्करो था। उसने कहा कि तुम कैसे हो, सब कैसे चल रहा है, उसके बारे में वो पूछताछ करने लग गए। अब क्या करते हो, ये स्कर्जाओ ने लश्करो को पूछा। लश्करो ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं एक नोटरी ऑफिस में काम करता हूँ, और लगभग 35 रूबल्स के आसपास कमा लेता हूँ, मतलब बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुधर गए हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत सुधर गई है। मैं बहुत खुश हूँ लश्करो कि मैंने एक ऐसे आदमी को, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, पूरी तरीके से रास्ते से भटक चुका था, मैंने उसे सही रास्ते पर लेके आया, उसकी ज़िंदगी सुधारी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मेरी बातों को माना। तुम्हें याद है लश्करो कि मैंने तुम्हें किस तरह से चिल्लाया था, कितना तुम्हें सुनाया था, कितना कुछ कुछ मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुम सच में सुधर गए। तुमने उन बातों को दिल से लगा लिया, तुमने उन बातों को समझा, और तुम आज यहाँ पर हो। मतलब ये स्कर्जो से लश्करो को बता रहा, मतलब कि ये इसे जता रहा है कि तुम मेरे वजह से सुधर गए, सही रास्ते पर आ गए। लश्करो ने कहा, जी शुक्रिया, सच में ये बात सच है कि आप अगर नहीं मिलते मुझे, आप मुझे अगर नहीं चिल्लाते, मुझे नहीं सुनाते, तो शायद मैं वहीं उसी रास्ते में, उसी जगह पर लोगों को ये बताते हुए पैसे ऐंठता रहता अभी भी, कि मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ, या फिर एक स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, और मेरी ज़िंदगी वहीं पर बीतती रहती है आज भी। लेकिन आप ही थे वो आदमी कि जिसने मुझे अपने घर पर बुलाया, जिसने मुझे काम दिया,
और आप ही वो आदमी हैं जिसने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला। मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके ही वो वर्ड थे, आपका ही वो सुनाना था मुझे, कि जिसकी वजह से मैं चेंज हो गया। और आप ही नहीं, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार उस मेड का भी हूँ, उस ओल्गा का भी हूँ, क्योंकि उसकी बातों का भी मुझे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है। वो बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी इंसान है। ये बात सच है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। लेकिन मैं सच कहूँ साहब कि आपसे ज़्यादा शायद उस मेड की वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई। मैं सही रास्ते पर आ गया, उसने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। स्कॉटजाउ सोचने में लग गया, वो कैसे? उसने कहा कि आपको पता है कि मैं आपके घर पर आता था, तो जब मैं आता था तो ओल्गा मेरे पास से देखती थी, और मेरी हालत देखकर, मेरी शराबी वाली हालत देखकर वो मुझे चिल्लाने लगती थी, वो मुझे सुनाने लगती थी, कभी कभी तो मुझे गालियां भी दी थी। उनकी बातों को सुनकर मैं काम करने लगता था, और जब काम करने लगता था तो मेरे हाथों से चीजें गिरने लग जाती थी, सही से मैं काम नहीं कर पाता था। और जब मेरी हालत वो देखती थी, वो रोने लग जाती थी। और आखिर में क्या करती थी, वो मुझे बाजू में कर कर, मुझे साइड में कर कर, वो अपने हाथों से वो काम करने लगती थी। स्कर्जाऊ जी, या फिर साहब जी, सर जी, मैं सच कहता हूं कि मैं जितने भी बार आपके घर पर आया उस 1 तारीख को, हर महीने के, उतने हर एक बार मुझसे कभी काम नहीं हुआ। जितने बार भी आया तो उतने बार मेरे हाथों से वो काम को लेकर उस मेड ने, उस ओल्गा ने, उस औरत ने मेरे लिए काम किया। और उसका ये काम देखकर, उसका मेरे लिए रोना देखकर, उसका मेरे लिए तकलीफ देखकर, उसके मेरे लिए इमोशनल देखकर मैं सुधर गया, मैं सही रास्ते पर आ गया। और मैंने सोच लिया, ठान लिया कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद की के बारे में जितना नहीं सोच पा रहा, मैं खुद को जितना समझ नहीं पा रहा, उतना कोई मेरे लिए कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच रहा है, कोई मेरे लिए इमोशनली फील कर रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई, और इसलिए मैं सुधर गया। उसका मेरी अच्छी तरह से बात करना, मेरे लिए इतना सब कुछ करना मेरे दिल को छू गया। और क्या होता है वहाँ पर, रिंग बेल होती है, मूवी स्टार्ट होने लगती है, और ये क्या करते हैं, लश्खा से गुड बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। इतनी बात तो सही है कि इस कर्जाओं की वजह से उसकी ज़िंदगी में फ़र्क तो पड़ा है। ये भी सही है कि उसने ही उसे काम दिया, उसे घर पर बुलाया, उसने ही उसे डांटा, सुनाया, लेकिन उसने उसे जताया भी कि देखो कि मेरे वजह से तुम सही सुधरे हो, मेरे वजह से तुम सही रास्ते पे हो। लेकिन एक ओल्गा दूसरी तरफ हमें दिखती है कि उसका एक छोटा सा पार्ट है स्टोरी में, छोटी सी ग्लिम्स है इसमें, लेकिन असल में शायद कोई प्रोटैगनिस्ट इस स्टोरी का होगा तो शायद ओल्गा होगी, क्योंकि उसने कभी जताया नहीं। उसने अपनी अपने काम के साथ साथ उसने उसका भी काम किया, उसकी हालत देखकर उसे अच्छी तरह से बिहेव किया, और आखिर तक उसने उस बात का क्रेडिट नहीं लिया। मतलब ये कि आखिर में स्टोरी बताना चाहती है कि आप कोई चीज़ किसी के लिए करते हो तो उसे जताओ मत, आप कुछ किसी के लिए कुछ करते हो तो उसे बताओ मत। मतलब क्या, नेकी कर और दरिया में डाल। थैंक यू।